राइट, यू हैव वन बैक्टीरिया जो आपको मिलता है लाइक सॉल्ट वाले एरिया के अंदर, या वन ग्रुप जो आपको सॉल्टी कंडीशन में आपको मिलता है, उसका नाम क्या होता है? हेलोफिलिस। ठीक है, हेलोफिल्स को अगर आप देखोगे तो उनका कलरेशन कैसा होगा? एनीवन कैन टेल मी व्हाट काइंड ऑफ कलरेशन दे कैन हैव? अगर दूर से तुम ऑब्जर्व करते हो तो कैसा कलर वो दिखाते हैं आपको, कैसा कलर इम्पार्ट करते हैं? रेड, पिंकिश, 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 पिंकिश कलर। right, right, that is something they will impart. Okay, now let me start the screen share. I think you should be able to see the screen in a matter of minute, क्या 2 मिनट के लिए? All right, सबसे पहले हमारा नॉर्मल क्वेश्चन, क्या आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है? यस सर। नेक्स्ट, ग्रेट। ऑलराइट, सो आज हम क्या करेंगे, आज हमारा चालू रहा है चैप्टर प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के अंदर आपका जो सबसे पहला टॉपिक हम यहाँ पे आज कवर करेंगे, मेनली जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे वो आपका यहाँ पे रहेगा हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। सो ये वाले टर्म को आज हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी हिस्ट्री क्या थी क्लासिफिकेशन की, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। आपने क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री पिछले चैप्टर में भी आपने एक बार पढ़ी थी, वैसे ही कुछ आप क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री एक बार फिर आप इस चैप्टर के अंदर भी आप देखेंगे। सो यहाँ पे आपके सामने कुछ नए नाम आएंगे, उन नाम्स को आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। सो दैट इज समथिंग विल बी डूइंग ओवर हियर, ठीक है। सो इस चीज को आज हम फोकस करेंगे, राइट। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एल्गी इज समथिंग विल बी माइट नॉट बी एबल टू स्टार्ट, या आज हम शायद स्टार्ट ना कर पाए। हमारा पहला फोकस, हमारा टॉपिक 1 होगा यहाँ पे, टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। एक चीज याद रखिएगा कि कई सारे साइंटिस्ट थे, कई सारे बॉटनिस्ट थे, उन्होंने अपने अपने क्लासिफिकेशन दिए थे, राइट। कुछ थे जिनके अंदर कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ क्लासिफिकेशन ऐसे थे जो ज्यादा बेटर एक्सेप्टेड थे। सो अल्टीमेटली यू विल सी कि कौन से क्लासिफिकेशंस थे और कौन से आज के डेट में हम लोगों ने यूज करते हैं, विच आर द वन विच आर वाइडली यूज्ड इन द लाइक टुडेज लाइक सिनारियो। तो कौन से हैं जो आज हम बहुत वाइडली या बहुत एक्सटेंसिवली हम यूज करते हैं। सो दैट इज समथिंग विल सी इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। चलिए, नाउ प्लांट किंगडम इंक्लूड्स ऑल द प्लांट्स, दे आर यूकैरियोट्स, मल्टीसेलुलर एंड ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। ये हम पिछले क्लास में देख चुके हैं कि आपको बेसिक ट्रेट्स या बेसिक कैरेक्टर आपके प्लांट्स के हमेशा रहेंगे, दे आर ऑटोट्रॉप्स एंड दे आर गोइंग टू बी मल्टीसेलुलर। द प्लांट सेल कंटेन्स रिजिड सेल वॉल, जो आपकी बनी होती है सेलुलोज से, राइट। प्लांट्स हैव क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट विच आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, जिनकी जरूरत होती है आपको फोटोसिंथेसिस के लिए, राइट। सेल वॉल हमने कई सारे टाइप्स की देखी है, अगर आपको याद हो तो सेल वॉल हमने पिछले जो हमने चैप्टर पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लास में, उसमें भी हमने देखी थी कि कई अलग अलग टाइप्स की आपको सेल वॉल देखने के लिए मिल जाती है। जैसे आर्कीबैक्टीरिया में यू हैव अ सेल वॉल मेड ऑफ योर सूडोम्यूरिन, राइट। सूडोमेरिन। हाँ जी, नॉर्मल बैक्टीरिया के अंदर आपकी सेल वॉल बनी होती है आपकी पेप्टोग्लाइकन से। यस, वी हैव सीन दैट, ठीक है। नाउ अब हम डायरेक्टली जंप करते हैं हमारा अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन के ऊपर। सो ये 3 आपके यहाँ पे नाम है, यह वो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। ओके, सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन यू विल गेट टू सी, राइट। अब आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि लाइक बेसिकली आप इन तीनों से ही डील करेंगे, दीज आर द ओनली 3 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन यू विल बी डीलिंग विद, राइट। इसके लाइक आपको एनसीईआरटी में ये 3 देके रखे हुए और इन 3 को ही आपको फॉलो करना है। मैं नहीं चाहूंगा कि आप कोई रेफरेंस बुक से ज्यादा एक्स्ट्रा करें, बिकॉज अगर आप नीट के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये 3 के ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू सी द आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ योर क्लासिफिकेशन। लेट्स ट्राई टू सी देम। तो अभी हम लोग हमारा चालू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लेट्स स्टार्ट विद आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इससे हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब इस क्लासिफिकेशन में सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि ये क्लासिफिकेशन आपको दिया किसने था। सो हु वाज द साइंटिस्ट हु एक्चुअली गिव यू दिस काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन। तो याद रखिएगा इसमें जो आपका नाम आएगा दैट इज कार्लस लिनियस। बढ़िया, बहुत बढ़िया, राइट राइट। सो यू विल हैव कार्लस लिनियस वाज अ पर्सन हु एक्चुअली गिव यू दिस काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन। जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया था आपको, वो आपको दिया था कार्लस लिनियस ने। तो ये पहले आपको याद रखना है। अगर आपको याद हो तो हमने इनके बारे में पहले भी पढ़ा था, इन्होंने आपको इवन दिया था आपका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, राइट, ठीक है। सो ओवर हियर, ऑलराइट, जस्ट वेट अ मिनट क्लास, सॉरी फॉर द इंटरप्शन।
ओके, सो यस, कार्लस लिनियस ने आपको यहाँ पे दिया था आपका आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दैट्स द फर्स्ट थिंग, आप दोनों की इन्होंने यहाँ पे दिया था। सेकंड चीज, इस क्लासिफिकेशन में बेसिकली था क्या, राइट? सो ही वाज टेकिंग इनटू अकाउंट फ्यू थिंग्स। Just wait a minute, people. Just wait a minute. Just give me a minute. Yeah, sorry for the interruption. Actually, yeah, someone was ringing the bell from outside, so I had to let them know. Okay, so I'll just come back over here. ऑलराइट, ठीक है। सो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कार्लस लिनस ने हमारा यहाँ पे लाइक कौन से ट्रेड्स को यहाँ पे उन्होंने लाइक देखा था आपके प्लांट्स को क्लासिफाई करने के पहले। तो देखिए इन्होंने क्या किया था कि ये लोग सिर्फ स्टडी कर रहे थे यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो कार्लस लिनस आपके यहाँ पे फॉलो कर रहे थे या अटेंशन दे रहे थे आपके यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को। सो ही वाज ओनली टेकिंग इनटू अकाउंट द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। सो मैं कह सकता हूँ कि ये जब प्लांट्स को क्लासिफाई कर रहे थे तो ये सिर्फ हमारे सुपरफिशियल कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहे थे। सो ही वाज ओनली स्टडीइंग द सुपरफिशियल कैरेक्टर्स। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं, सो जब कार्लस लिनियस प्लांट्स को क्लासिफाई कर रहे थे, सो ही वाज कंसीडरिंग द कलर ऑफ द फ्लावर, या मैं कहूंगा हैबिटेट ऑफ द फ्लावर। सो कुछ सुपरफिशियल कैरेक्टर जैसे लेट्स से कलर, लेट्स से हैबिटेट, let's say number of petals, okay, shape of leaves, very good. So ये कुछ आपके यहाँ पे कैरेक्टर्स थे, like these were the kind of character जो वो फॉलो कर रहे थे, और इनके बेसिस पे he was actually classifying the plants. तो मैं काफी क्लियरली कह सकता हूँ कि कार्लस लिनस जो यहाँ पे थे, he was actually only following the morphological characters, और उनके बेसिस पे उन्होंने प्लांट्स को यहाँ पे क्लासिफाई किया। अब याद रखिएगा कि ये जो क्लासिफिकेशन आपका है, यहाँ पे वो लोग क्या अकाउंट में ले रहे थे, दो चीजों को वो यहाँ पे अकाउंट में ले रहे थे, और वो दो चीज थी आपके यहाँ पे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, Sexual characters. रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। सो वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को वो यहाँ पे अकाउंट में ले रहे थे। अब आप एक बात यहाँ पे समझिए, एक बात आपको यहाँ पे काफी क्लियरली याद रखनी है यहाँ पे, कि इन दोनों कैरेक्टर को स्टडी करके जब आप क्लासिफाई कर रहे हो तो इसमें दिक्कत क्या आती है। आपके जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है, फॉर एग्जांपल आपके नंबर ऑफ लीफ का कलर, ये आपका सीजन के साथ साथ चेंज होता है। मैं आपको इसके अंदर एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि आप विंटर मंथ में आपने एक प्लांट देखा और आपने देखा उस प्लांट के अंदर आपके लीव्स नहीं थे, राइट? उस प्लांट के अंदर आपको लीव्स देखने के लिए नहीं मिल रहे थे, आपको आपका स्टेम था बट आपके वहां पे लीव्स नहीं थे, या लीव्स का जो अमाउंट था वहां पे काफी कम था। हो सकता है कि उस सीजन के अंदर वो टाइम पे वो प्लांट जो है आपका वो लीव्स को शेड करता हो, राइट? और आपने वही टाइम पे उसे ऑब्जर्व कर लिया। तो होता क्या है कि आप सोचोगे कि यार इस प्लांट के अंदर तो लीव्स कम होते हैं या शेप इन लीव्स का अलग होता है। सो दैट इज वाई वेजिटेटिव कैरेक्टर को स्टडी करना या उसके बेस पे क्लासिफाई करना सही नहीं है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? क्योंकि ये कैरेक्टर्स आपके सीजन टू सीजन आपके चेंज होंगे। ये बात आप समझिए यहाँ पे कि कई बार क्या होगा, एक आपका एक प्लांट है, एक पर्टिकुलर सीजन में उसके अंदर आपको ज्यादा लीव्स मिलेंगे, दूसरे सीजन के अंदर आपको शायद उसके अंदर लीव देखने के लिए मिले ही ना। अब वो लीव्स वहां पे इसलिए नहीं है क्योंकि वो सीजन के अंदर वो प्लांट लीव्स को शेड करता है। कई सारे प्लांट आपने देखे होंगे जो एक सर्टेन सीजन के अंदर, या कई सारे आपने ट्री देखे होंगे, वो कुछ पर्टिकुलर सीजन के अंदर अपने लीव्स को करेंगे शेडिंग, राइट? मतलब वो लीव्स को शेड कर देते, वो जाने देते उन्हें। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप उनको क्लासिफाई नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा कि इन्होंने अकाउंट में लिया थे दो कैरेक्टर्स यहाँ पे, वेजिटेटिव एज वेल एज माय रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है, इसको हम क्यों, इसके अंदर लिमिटेशन यहाँ पे ये हो जाती है दैट वेजिटेटिव कैरेक्टर्स चेंजेस फ्रॉम सीजन टू सीजन, राइट? ये बात याद रखना दैट योर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स changes from
सीजन टू सीजन, और इसलिए इसको आप अकाउंट में नहीं ले सकते, इसलिए आप इसके बेसिस पे आप प्लांट्स को क्लासिफाई नहीं कर सकते। तो ये एक ड्रॉबैक था, या मैं कहूंगा ये एक लिमिटेशन थी इनके क्लासिफिकेशन के अंदर। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कलर, हैबिटेट, नंबर ऑफ पेटल, शेप ऑफ लीव, ये सारे आपके एक एक्सटर्नल फीचर्स हैं, ये सारे आपके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, और इनके बेसिस पे आपका कार्लस लिनस ने आपको क्लासिफिकेशन यहाँ पे करके दिया था। बट याद रखना, आपका इनिशियली तो एक्सेप्ट कर लिया गया था, बट लेटर ऑन दे रियलाइज कि ये बहुत ज्यादा यूजेबल नहीं है, ये ज्यादा ऐसा आपका नहीं है ये आपका सिस्टम जिसको यूज करके आप हर एक प्लांट को आप क्लासिफाई कर सकते हो। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो दो चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा। पहली चीज, किसने ये क्लासिफिकेशन दिया था, इसके अंदर आपके मेन क्राइटेरिया क्या था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जो बेसिकली आपके काफी सुपरफिशियल होते हैं, लाइक कलर, हैबिटेट, नंबर ऑफ पेटल, शेप ऑफ लीव। ये मेरे कुछ यहाँ पे कैरेक्टर है जो इन्होंने यहाँ पे फॉलो किए थे। उसके साथ आप ध्यान रखिएगा कि इन्होंने दो चीजों पे ध्यान दिया था, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। लेकिन इन दोनों के अंदर यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है, लाइक इन दोनों में से हमारे जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है ये सीजन टू सीजन आपके यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। अब क्योंकि वो आपके सीजन टू सीजन आपके यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, तो इसके बेसिस पे आप प्लांट्स को क्लासिफाई नहीं कर सकते। ऑन द बेसिस ऑफ देम यू कैन नॉट क्लासिफाई द प्लांट्स। सो इसलिए ये एक इसके अंदर थी यहाँ पे लिमिटेशन। सो याद रखना, ये एक लिमिटेशन था, और इस लिमिटेशन की वजह से ही कई सारे बॉटनिस्ट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। कई सारे बॉटनिस्ट ने बोला था कि यार इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता इस सिस्टम को, बिकॉज यहाँ पे आप वेजिटेटिव ट्रेट को आप एज अ कैरेक्टर ले लो फॉर क्लासिफिकेशन, सो दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी। दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो इन माय आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. पक्का 100%? आगे बढ़े हम लोग? Yes, sir. ऑलराइट, ठीक है, चलिए। नाउ सो देयर इज समथिंग वी हैव सीन। अब यहाँ पे हम कुछ स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। प्रोपोज्ड बाय लिनियस, classified on the basis of the few superficial morphological character like habit, color, number and shape of leaves, right? इनके बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया था। In this system, equal weightage was given to both vegetative and reproductive character. Equal weightage इन्होंने दिया था vegetative और reproductive character को, but ये acceptable क्यों नहीं है? Not acceptable because vegetative character are more easily affected by the environment. So ये चीज उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई कि आपके environment से ये काफी easily affected हो जाते हैं। That is why you cannot take them into account. इसलिए आप इन्हें अकाउंट में नहीं ले सकते। You have to study in much more detail to classify the plants. So इसलिए आपने इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया था। तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी, अगला जो आपका यहाँ पे क्लासिफिकेशन आएगा वो आपका होगा नेचुरल सिस्टम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। विल हैव अ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। So let's see इसमें हमें क्या मिलेगा देखने के लिए। Let's try to see what will happen in my natural system of classification. तो सबसे पहले आप यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो आपका क्लासिफिकेशन था ये आपको दिया किसने था? This classification was given by Bentham and Hooker. So Bentham And Hooker. ये दो इंडिविजुअल्स के नाम आप हमेशा याद रखेंगे। They were the one who gave you the natural system of classification. अब बात यह कि इन दोनों ने ऐसा क्या एक्सटेंसिव किया था जो ज्यादा ये एक्सेप्टेबल था? तो इन्होंने जो अपना काम किया था वो काफी ज्यादा तरीके से एक्सेप्टेड था इन द फील्ड ऑफ साइंस बैक देन। वो टाइम पे ये काफी ज्यादा एक्सेप्ट किया गया था। ये देखते कि इन्होंने ऐसा किया क्या था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने मॉर्फोलॉजी तो स्टडी की ही थी, सो दे स्टडीड द मॉर्फोलॉजी, बट मॉर्फोलॉजी के अलावा दे ऑल्सो स्टडीड द एनाटॉमी ऑफ द प्लांट। दे ऑल्सो स्टडीड द एनाटॉमी ऑफ प्लांट। तो मॉर्फोलॉजी तो उन्होंने वहां पे पढ़ी ही थी, उसको तो उन्होंने काफी एक्सटेंसिवली देखा ही था, बट उसके साथ साथ उन्होंने एनाटॉमी भी प्लांट की समझी थी। अब एनाटॉमी क्या होती है ये आप समझ लो। जो भी आप इंटरनल स्टडी करते हो प्लांट की, जो भी आप प्लांट की इंटरनल स्टडी करते हो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ एनाटॉमी। मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन यू अंडरस्टैंड द सेल स्ट्रक्चर, जब आप समझ रहे हो वहां पे समथिंग लाइक फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटोकेमिस्ट्री मतलब आपके सेल के अंदर आपको किस टाइप के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, राइट? जब आप समझ रहे हैं
समथिंग लाइक योर लेट्स से एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब यहाँ पे ये होता है, फॉर एग्जाम्पल जब आपका प्लांट लेट्स से आपका फर्टिलाइजेशन होता है, समझिए इस बात को, जब आपके मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं तो आपका जायगोट बनता है। ठीक है, ये बात याद रखना, जब आपका मेल गैमेट लेट्स से यहाँ आपके पास है यहाँ पे एक मेल गैमेट, और ये जब मेल गैमेट आपका फ्यूज करेगा आपके फीमेल गैमेट के साथ, समझो एक है यहाँ पे मेरा फीमेल गैमेट, मेल गैमेट को मैं यहाँ पे एज अ एम लिखता हूँ, फीमेल गैमेट को मैं लिखूंगा यहाँ पे एज अ एफ, राइट। ये जब आपका फ्यूज करेगा तो आपका बनता है आपका जायगोट। ये आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा, यू विल फाइंड यहाँ पर स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कॉल्ड एज माय जायगोट। ठीक है, एंड फिर जायगोट आपका डेवलप करता है इनटू द एम्ब्रियो, जायगोट फिर आपका यहाँ पे डेवलप करेगा इनटू योर एम्ब्रियो। ठीक है, इट विल डेवलप इनटू योर एम्ब्रियो, राइट। तो ये जो स्टडी होती है, जैसे आपका जायगोट से जब आपका एम्ब्रियो बन रहा है तो आपको क्या क्या उसके अंदर आपको चेंजेस मिल रहे होते हुए, राइट, या एक प्लांट का एम्ब्रियो कैसा होता है दूसरे प्लांट से। जब आप इन सब स्टडी को आप स्टडी करते हो ना, समझो मैंने आपके सामने सनफ्लावर दिया, आप सनफ्लावर का जायगोट कैसा है, उसका एम्ब्रियो कैसे डेवलप कर रहा है, उसे आप अलग से स्टडी कर रहे हो। फिर आपके हाथ में मैं पी प्लांट देता हूँ, आप उसका एम्ब्रियो और उसका जायगोट कैसे डेवलप करता है उसे आप स्टडी कर रहे हो, तो उस स्टडी को हम कहते हैं यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजी। तो आप एम्ब्रियोलॉजी को आप यहाँ पे समझ रहे हो, यू आर अंडरस्टैंडिंग द फाइटोकेमिस्ट्री। पहले ये बताओ, क्या एम्ब्रियोलॉजी यहाँ पे टर्म आपको समझ आया सबको? राइट। तो जब आप एक डेवलपमेंटल स्टेजेस को आप समझते हो एक जायगोट के, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज ए एम्ब्रियोलॉजी। यहाँ पे आप बेसिकली समझ रहे हो दैट आपका एम्ब्रियो कैसे डेवलप कर रहा है। ओके, तो ये इन्होंने यहाँ पे स्टडी किया एक्सटेंसिवली। फाइटोकेमिस्ट्री यहाँ पे स्टडी किया, प्लांट के अंदर आपको किस टाइप के लाइक आपको केमिकल कॉन्स्टेंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं, वो इन्होंने यहाँ पे स्टडी किया। सेल स्ट्रक्चर कैसा है, आपके प्लांट्स का सेल स्ट्रक्चर कैसा है, आपके सेल्स किस तरीके से अरेंज्ड है, राइट, किस टाइप के टिश्यूज आपको वहां पे दिख रहे हैं। तो आप एक बात यहाँ पे समझे कि इन्होंने एनाटॉमी को काफी डिटेल में समझा था। तो प्लांट के अंदर सेल कैसे हैं, बायोकेमिस्ट्री कैसी है सेल की, फाइटोकेमिस्ट्री कैसी है, एम्ब्रियोलॉजी कैसी है, इन सब चीजों को इन्होंने डिटेल में समझा था। सो इन्होंने सिर्फ मॉर्फोलॉजी नहीं देखा था, दे ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट द एनाटॉमी एज वेल। अब क्योंकि उन्होंने यहाँ पे एनाटॉमी को भी काफी डिटेल में समझा था, इसलिए इनके काम को ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेंस मिला था। याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने एनाटॉमी को काफी अच्छे से समझा था, इसलिए इनके काम को ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेंस मिला था। तो पहले तो आपको इतना रखना है कि मॉर्फोलॉजी के साथ साथ जो एक्सटर्नल कैरेक्टर होते हैं वो तो समझे ही थे, बट दे आल्सो टेकन इनटू अकाउंट द एनाटॉमी ऑफ द प्लांट एज वेल। क्या ये वाले 3 टर्म्स आपको यहाँ पे समझ आ रहे हैं? इज दिस आर दिस 3 टर्म्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? राइट, ओके। नाउ लेट्स सी वन मोर थिंग ओवर हियर। ये चीज तो उन्होंने यहाँ पे देखी थी, उसके साथ साथ दे आल्सो टेक इनटू अकाउंट द similarities and dissimilarities within the plant. Similarities and dissimilarities between the plants. Between the plants. So plants के अंदर क्या क्या चीजें आपकी सिमिलर है, क्या क्या डिसिमिलर है, उसको भी उन्होंने अकाउंट में लिया था। लेट्स अज्यूम कि आपके 4-5 प्लांट है, उनके अंदर आपको कॉमन केमिकल मिल रहा है उनके सेल के अंदर, राइट। तो उन्होंने उसे एक ग्रुप में डाल दिया, उन्होंने देखा कि यार इसमें सिमिलर चीजें आपको दिख रही है, तो इनको आप एक ग्रुप में डाल दो। समझो उनको 4 प्लांट मिले और उन चारों के अंदर जो डेवलपमेंटल स्टेज था एम्ब्रियो का वो काफी सिमिलर था उनके अंदर जो एम्ब्रियो ग्रो कर रहा था वो काफी हद तक सेम तरीके से ग्रो कर रहा था, तो उसको उन्होंने अलग कर लिया। तो यहाँ पे सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज बिटवीन प्लांट वाज आल्सो टेकन इनटू अकाउंट। इन चीजों को भी उन्होंने अकाउंट में लिया था बिफोर क्लासिफिकेशन। तो ये भी आप बात याद रखिएगा, क्योंकि ये कई बार आपके नीट के क्वेश्चन में स्टेटमेंट के अंदर आ जाता है। सो याद रखिएगा, सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज वर आल्सो टेकन इनटू अकाउंट बिटवीन द प्लांट्स। इन चीजों को भी उन्होंने ध्यान से समझा था इसके पहले कि वो प्लांट को क्लासिफाई करें। तो इतनी चीज पहले आपको इसके अंदर याद रखनी है। आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू नो हियर इज कि इन्होंने जब अपना काम किया तो इन्होंने अपनी एक बुक लिखी। They actually wrote a book and that was called as my Genera Plantarum. Genera Plantarum. So Genera Plantarum, अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये बुक किसने लिखी थी, तो याद रखना that book was written by my Bentham and Hooker. एंड हुकर ने ये वाली बुक आपके सामने रखी थी, जिसके अंदर उन्होंने जितना भी प्लांट को क्लासिफाई किया था वो इन्होंने इसके अंदर रखा था, वो इंफॉर्मेशन इन्होंने इसके अंदर रखा था, राइट। बहुत ही एक्सटेंसिव और डिटेल ये लिटरेचर था, जिसके अंदर काफी डिटेल में उन्होंने क्लासिफिकेशन करके दिखाया था। ठीक है, एक बार फिर याद रखना,
आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपका दिया था आपको बेंथम एंड हुकर ने, पहली चीज। सेकेंड चीज, इन्होंने मॉर्फोलॉजी तो पढ़ाई था, उसके साथ साथ दे ऑल्सो अंडरस्टूड द एनाटॉमी ऑफ द प्लांट। प्लांट की एनाटॉमी क्या होती है उसको भी उन्होंने यहाँ पे देखा था, मतलब सेल स्ट्रक्चर, सेल शेप, फाइटोकेमिस्ट्री, प्लांट्स के अंदर किस टाइप के केमिकल्स आपको मिल रहे हैं, एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, दैट इज योर एम्ब्रियोलॉजी। इन सारी चीजों को अकाउंट में उन्होंने यहाँ पे लिया था। उसके साथ साथ आपके जो प्लांट्स हैं उनके अंदर सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज कौन सी थी, उसके बेसिस पे भी उन्होंने उसे क्लासिफाई किया था। और ये सब पढ़ने के बाद, ये सब स्टडी करने के बाद उन्होंने आपको एक बुक लिखी थी, एंड दैट बुक वाज कॉल्ड एज माय जेनेरा प्लांटेरियम। ये बात याद रखनी है। अब आपको अगर कोई पूछे, समझिए आपको कोई आके पूछता है कि ये जेनेरा प्लांटेरियम में क्या सारे के सारे प्लांट्स थे, देन आप बोलेंगे कि नहीं, बेसिकली जेनेरा प्लांटेरियम के अंदर सिर्फ आपके सीड प्लांट्स को लेके इंफॉर्मेशन सी। सो बेसिकली दे वर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल, हाँ जी, दे वर टॉकिंग अबाउट द natural classification of seed plants, मतलब जिन प्लांट्स के अंदर सीड मिलता है उनको ही उन्होंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन उसकी उन्होंने यहाँ पे रखी थी, राइट। ऐसा नहीं था कि सारे के सारे प्लांट्स की रखी थी, ऐसा नहीं था कि उन्होंने ब्रायोफाइट्स या टेडोफाइट्स की भी बात कर रहे थे वो लोग यहाँ पे। इस बुक के अंदर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली थी, इट वॉज ऑल अबाउट माई सीडेड प्लांट्स। जिन प्लांट्स के अंदर आपको सीड मिलते हैं उनकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आपको मिली थी। इतना डिटेल में क्वेश्चन आना थोड़ा अनलाइकली है, बट स्टिल यू हैव टू नो दिस, इतना आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो पहले ये बताओ कि क्या ये वाली स्लाइड आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ? Yes. पक्का, ठीक है, ऑलराइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द दिस वन। The natural system of classification, it was based on the natural affinities among the organisms. जो similarities, dissimilarities की हम लोग बात कर रहे थे, वही यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। So it considered the external features and internal feature. That means यहाँ पे लोग बात कर about the anatomy. यहाँ पे anatomy को उन्होंने काफी डिटेल में स्टडी किया था, जहाँ पे हम लाइक एम्ब्रियोलॉजी देखते हैं, फाइटोकेमिस्ट्री देखते हैं, सेल स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। So everything was taken into account. Classification of flowering plants given by your George Bentham and your Joseph Dalton Hooker, right? बुक का नाम याद रखना हमेशा, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया वो आपको पूछा जाएगा, दैट इज योर जेनेरा प्लांटेरियम। ये जेनेरा प्लांटेरियम हमेशा याद रखना है, ठीक है। GENERA स्पेलिंग को लेकर मिस्टेक मत करना, GENERAPLANTARUM, सो दैट इज योर जेनेरा प्लांटेरियम। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। एक और चीज यहाँ पे देख लो, natural classification is believed to be the best classification because it represents natural affinities. That means वही similarities and dissimilarities of the plant, इसको भी उन्होंने यहाँ पे अकाउंट में लिया था, and that means it represents the interrelationship among the plants. So because of that ये काफी वाइडली आपको यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया था। So याद रखना बेंथम एंड हुकर ने क्या काम किया था और उनका यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, ये आप हमेशा याद रखेंगे। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। So that was my second type of my classification. थर्ड जो मेरा यहाँ पे है ये काफी वेल नोन है, इससे आपको Phylogenetic system of classification. फाइलोजेनेटिक सिस्टम, ठीक है, ये टर्म आपको क्लियर है। अब मैं जब आपसे एक सवाल पूछूंगा और जिनसे सवाल पूछूंगा वो ही मुझे कोशिश करिएगा आंसर करने का, ठीक है। सो शिता, मुझे आप ये बताइए, जब भी आपके सामने फाइलोजेनी टर्म आता है तो आपके जहन में पहली चीज क्या आती है? अच्छा, सृजल बताना चाहती है, ठीक है सृजल बताइए क्या आता है सबसे पहले आपके जहन में जब आपके? हाँ जी बोलिए। हाँ जी, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, राइट। ये सबसे पहले आपके सामने टर्म आता है आपके दिमाग में जब आपके सामने मैं लिखता हूँ फाइलोजेनी। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एंड आई थिंक ये टर्म से सब लोग वाकिफ है, ये टर्म हमने देखा था चैप्टर 1 के अंदर, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। वो कौन सा टर्म था? अच्छा सुनो मेरी बात, वो कौन सा टर्म था जिसके डेफिनेशन के अंदर हम लोग एक टर्म यूज करते थे? चैप्टर 1 में एक टर्म यूज करते थे जिसके अंदर ये हम आता था हमारा वी यूज्ड टू टॉक अबाउट फाइलोजेनेटिक्स। वो कौन सा टर्म था? सर सिस्टेमैटिक्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ट्रू, दैट्स राइट आंसर, सिस्टेमैटिक्स, दैट इज योर बायोसिस्टेमैटिक्स। यस, हम लोग एक टर्म यूज करते थे हमारा, दैट वाज माय
बायोसिस्टमैटिक्स, और बायोसिस्टमैटिक्स के अंदर हम लोग देखते थे कि ये हम टर्म समझते थे। दैट इज व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम हमने फाइलोजेनी टर्म वहां पे यूज किया था, राइट। सो लेट्स सी, अब हम जब यहाँ पे बात करते हैं हमारे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, तो एक चीज यहाँ पे याद रखना, सिंपल बात याद रखना, ये क्लासिफिकेशन करने के लिए आप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को समझते हो। You understand the evolutionary relationship between the plants, right? So plants के evolutionary relationship को आप यहाँ पे समझते हो। So basically आप plants को study करते हो and then आप देखते हो कि इनके ancestor कौन से थे, then you try to understand इनके ancestor कौन से थे and then on the basis of that you classify them। ये चीज हम already समझ चुके हैं that how do you do the phylogenetic classification। यहाँ पे आप evolutionary relationship को आप समझते हो and on the basis of that you do the classification। अब याद रखना, यहाँ पे आपके जो इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने ये आपको दिया था, दैट वाज माय एंगलर एंड प्रैंटल। एंगलर एंड प्रैंटल, इन दो इंडिविजुअल्स का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। सो एंगलर एंड प्लांटर वर द पर्सन जिन्होंने आपको दिया था फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा जो आप थोड़ा बहुत समझ पाओगे, इसको रिलेट कर पाओगे। अगर आपको अपना 10th क्लास याद है थोड़ा बहुत, तो 10th क्लास के अंदर आपने एक इंडिविजुअल का नाम सुना था और उस इंडिविजुअल का नाम था चार्ल्स डार्विन। ये नाम किसी ने को याद है? चार्ल्स डार्विन का हमने नाम सुना था 10th क्लास में। Yes, sir. Yes, sir. राइट, किस चीज के लिए जाने जाते थे चार्ल्स डार्विन? Father of genetics. ना ना ना, Father of वो तो ग्रेगर मेंडल था। genetics. ग्रेगर मेंडल था। He was your father of evolution. Father of evolution. Evolution. सो इन्होंने एवोल्यूशन के ऊपर एक किताब लिखी थी, वो भी आपने शायद सुनी होगी, जिस किताब का नाम था यहाँ पे ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। द बुक वाज नोन एज योर ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। क्या ये बुक का नाम सुना था आपने अपने 10th ग्रेड के अंदर? Yes, sir. ठीक है, अगर नहीं सुना था तो अभी यार सुन लो। इन्होंने एक बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो बेसिकली इन्होंने एवोल्यूशन को लेके कई सारी थियरीज दी थी जो वाइडली एक्सेप्टेड थी, ठीक है। और इन्होंने अपना काम किया लगभग इन द 1849 के अंदर इन्होंने अपनी बुक पब्लिश की थी, राइट। तो इनका नाम हम यहाँ पे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपका जो फाइलोजेनेटिक यहाँ पे टर्म है ना बेटा, ये टर्म को हमारा समझने के लिए, बेसिकली ये टर्म को लेके जो लाइक अंडरस्टैंडिंग आई थी वो इनके काम से ही आई थी। जो चार्ल्स डार्विन ने अपना काम किया था उनके काम के बेसिस पे हमने ये टर्म को ज्यादा समझ पाए थे। या मैं ये कह सकता हूँ कि एंगलर और प्रैंटल जो यहाँ पे थे, इन्होंने जो अपना क्लासिफिकेशन आगे रखा था वो रखते समय उन्होंने चार्ल्स डार्विन के काम को अकाउंट में लिया था। बेसिकली उनकी वजह से उनको एक आइडिया लगा था कि इवोल्यूशन समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और आई वुड से क्लासिफिकेशन करने के लिए इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को समझना या उसको अकाउंट में लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बात एंगलर और प्रैंटल को तब समझ में आई थी जब उन्होंने चार्ल्स डार्विन के काम को समझा था। तो ये चीज आप समझ सकते हो कि चार्ल्स डार्विन ने जो काम किया था उसको भी अकाउंट में लिया गया था, उसको भी समझा गया था, और उसको समझ के ही एंगल और प्लांटर ने आपको दिया था आपका फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दैट इज व्हेन दे गिव यू द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये बात याद रखना कि जो इन्होंने काम किया था, ये काम करने के लिए उन्होंने थोड़ी सी स्टडी किया था या उन्होंने रेफरेंस लिया था चार्ल्स डार्विन के काम को, एंड देन दे गिव यू द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये चीज आप रिलेट करना कि चार्ल्स डार्विन का भी कॉन्ट्रीब्यूशन था, उन्होंने जो किया था उससे मतलब ऐसा समझो कि पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड को आइडिया मिला था या साइंटिफिक वर्ल्ड को पता चला था that how your evolution or how your ancestors are related to your current population, कैसे आपके ancestors आपकी अभी की जो population है उससे related है वो, right। और वही चीज इन्होंने प्लांट्स के अंदर यहाँ पे रखी थी, यही चीज उन्होंने प्लांट्स में समझी थी आपके एंगलर एंड प्रैंटल ने, ठीक है। तो क्या ये वाली स्टोरी आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, तो इतना ही आपको इसके अंदर याद रखना है। जब भी आपके सामने फाइलोजेनेटिक टर्म आए, याद रखना यहाँ पे हम प्लांट्स को क्लासिफाई कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, राइट। सो फॉर एग्जांपल आपके सामने अगर आप एक प्लांट आता है, अगर आप एक प्लांट आप डिस्कवर करते हो, आप देखते हो, देन यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसके एंसेस्टर कौन से हैं, ओके, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन क्लासिफाई देम, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन एक्चुअली कैरी आउट द क्लासिफिकेशन। सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। नाउ यहाँ पे हम कुछ स्टेटमेंट्स देखते हैं जब भी हम बात करते हैं हमारे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। सो दीज आर बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप
among the organisms. उनके बेसिस पे हम इसे क्लासिफाई करते हैं. This assumes that organisms in the same taxa have a common ancestor. So basically हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपके जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट, उनके कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर्स होंगे. अब प्लांट्स की जगह पे मैं आपको एक एनिमल का एग्जांपल लेता हूँ. लेट्स से हम लोग एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, लेट्स से ऑफ सम ऑफ द लिजार्ड्स, राइट. समझो हमारे पास लिजार्ड्स हैं, राइट, छिपकलियां जिन्हें हम कहते हैं वो है, राइट. देन वी हैव समथिंग लाइक क्रोकोडाइल. ओके, तो हम देख सकते हैं दोनों में काफी चीजें कॉमन होती है. दोनों लाइक क्रॉलर्स होते हैं, जमीन के पास उनका पेट रहता है, वो लोग वॉक करते हैं, राइट. दोनों रेप्टाइल्स आपके यहाँ पे, राइट. दोनों के दोनों जो आपके होते हैं उनके देखने का मिले कि दोनों एग लेइंग होते हैं. ओके, सो लिजार्ड्स एंड क्रोकोडाइल अगर आप यहाँ पे देखते हो तो मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों के कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर होगा. इन दोनों का कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर होगा जो आज से लगभग 15,000 साल पहले यहाँ पे रहता होगा. सो दे मस्ट बी हैविंग सम काइंड ऑफ कॉमन एंसेस्टर. इन दोनों के अंदर कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर होगा जो आज से काफी साल पहले इस प्लैनेट पे रहता होगा, राइट. सो दैट इज समथिंग यू डू. ऐसी चीजें आप यहाँ पे समझते हो. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू क्लासिफाई देम. और ये सब चीजें समझ के आप अपने एनिमल्स को क्लासिफाई करने की कोशिश करते हो. और यही चीज इन्होंने प्लांट के साथ भी यहाँ पे की थी. आपके एंगलर और प्रेंटल ने भी सेम चीज आपके प्लांट के साथ यहाँ पे करी थी. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट दे ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या इनके कॉमन एंसेस्टर कौन होगा. ओके, एंड देन ये दे स्टार्ट क्लासिफाइंग द स्पीशीज ओवर देयर. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट. ऐसे आप कई सारे आपको एग्जांपल आगे हमें देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, तो आपको ज्यादा अच्छे से ये समझ आएगा. सो दैट इज माय फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ योर क्लासिफिकेशन, जो आपको यहाँ पे याद रखना है. फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज आल्सो नोन एज माय क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन. फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन. इसको हम समझते हैं. जब भी आपके सामने क्लैडिस्टिक टर्म आएगा ना, जब भी आपके सामने क्लैडिस्टिक टर्म आता है तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा. यहाँ पे जो पिक्चर आपके सामने आनी चाहिए, यहाँ पे आपके सामने अगर कोई पिक्चर आती है ना सामने, अगर आपके सामने आनी चाहिए वो कुछ ऐसी होनी चाहिए. क्लैडिस्टिक अगर आपके सामने टर्म आता है तो ये अगर आप इसको आप देखोगे यहाँ पे, सो इट सीम्स लाइक अ ट्री. ये एक ट्री जैसा पिक्चर मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, राइट. जब भी तुम बात करते हो क्लैडिस्टिक टर्म की तो ऐसा कुछ ट्री आपके लाइक इमेज आपके सामने आनी चाहिए. अब मैं बताता हूँ कि यार ये ट्री किस काम का है, ये ट्री है क्या एक्चुअली में, राइट. आई विल मेक अ ट्री फॉर यू जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. लेट्स अज्यूम लेट्स से यू हैव, एक मैं यहाँ पे ट्री बनाता हूँ, ठीक है. इस ट्री में यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे एज अ टर्टल और यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे एज अ टॉर्टोइस. सो दो ग्रुप मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, टर्टल एंड अ टॉर्टोइस, ठीक है. टर्टल जो होता है वो नॉर्मली आपको पानी के पास मिलेगा, टॉर्टोइस हमेशा से आपको लैंड पे मिलता है, राइट. लेकिन दोनों काफी सिमिलर है. इतनी तो आप बात एग्री कर दो कि दोनों काफी ज्यादा सिमिलर है एक दूसरे के साथ, है ना, Yes, sir. राइट. जब ये दोनों Yes, sir. सिमिलर है यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो मेरा पॉइंट है ना यहाँ पे, दिस पॉइंट ओवर हियर, लेट्स से ये जो मेरा यहाँ पे पॉइंट है, दिस पॉइंट, ये पॉइंट मुझे बताता है कि इन दोनों के कॉमन एंसेस्टर यहाँ पे कहीं पे होंगे. सो दे आर गोइंग टू बी, ये जो पॉइंट मेरा है यहाँ पे, दिस इज अ पॉइंट फॉर माय कॉमन एंसेस्टर, Ancestor. राइट. तो मैं ये कह सकता हूँ कि कॉमन एंसेस्टर में से ही मेरी ये दो स्पीशीज बाहर निकली. ये जो मेरा कॉमन एंसेस्टर था आज से 15,000 साल पहले, उसमें से दो अलग अलग स्पीशीज मेरी बनी. एक मेरा बना यहाँ पे टर्टल और एक मेरा यहाँ पे बना मेरा यहाँ पे टॉर्टोइस, ठीक है. तो ऐसा जो आपको ट्री देखने के लिए मिलता है, ये जो मैंने आपके सामने ट्री यहाँ पे रखा है, दैट इज माय क्लैडिस्टिक ट्री. दैट इज गोइंग टू बी द क्लैडिस्टिक ट्री, राइट. दैट इज अ क्लैडिस्टिक ट्री ओवर हियर. तो ऐसे ट्रीज आपको देखने के लिए मिल सकते हैं और ये ट्रीज बेसिकली आपको बताते हैं कि आपका कॉमन एंसेस्टर यहाँ पे कौन सा है. दे एक्चुअली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर कॉमन एंसेस्टर, व्हिच ऑफ देम इज गोइंग टू बी कॉमन एंसेस्टर, ठीक है. मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे, छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे बना के दिखाता हूँ. लेट्स से यू हैव अ ट्री व्हिच इज समथिंग लाइक दिस. एक आपका यहाँ पे ट्री है जिसके अंदर आपको कुछ दो ब्रांचेस आपको यहाँ पे दिख रही है. समझो हम बनाते हैं यहाँ पे 3 ब्रांचेस, राइट. 3 ब्रांचेस आई मेक ओवर हियर, ठीक है. तो एक यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ वुल्फ, राइट, वुल्फ.
यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स से डॉल्फिन, ठीक है, और इस ट्री पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरा यहाँ पे एज अ बैट। तो मैंने यहाँ पे 3 ब्रांच यहाँ पे बनाए हैं, वुल्फ, डॉल्फिन एंड बैट। शायद आपको क्लियरली दिखेगा नहीं ये लिखा हुआ, बट सुनो मैं क्या कर रहा हूँ, वुल्फ, डॉल्फिन एंड बैट। और ये जो यहाँ पे पॉइंट है मेरा, राइट, ये जो मेरा यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे मुझे मिलेगा इसका कॉमन एंसेस्टर। सो ये मेरा यहाँ पे पॉइंट मुझे क्या कर रहा है, इस पॉइंट पे मुझे वुल्फ, डॉल्फिन और बैट के कॉमन एंसेस्टर मुझे देखने के लिए मिल सकते हैं। अब आप जानते हो कि इन तीनों में कॉमन क्या है, वुल्फ, डॉल्फिन और बैट के अंदर क्या कॉमन चीज है इन तीनों के अंदर, बताओ। एक वुल्फ, डॉल्फिन और बैट के अंदर कॉमन क्या मिलेगा मुझे, मैं आपको यहाँ पे हिंट देता हूँ। कौन से क्लास के अंदर ये लोग आएंगे, इन विच क्लास दिस 3 ग्रुप विल कम, 3 एनिमल्स विल कम, Mammals. राइट, बिल्कुल बिल्कुल सही, ये तीनों मेरे यहाँ पे मैमल्स में आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये तीनों मेरे मैमल्स के अंदर यहाँ पे आ रहे हैं, एंड आई कैन सी कि इनका एक कॉमन एंसेस्टर मुझे यहाँ पे मिलेगा, राइट। आई कैन सी कॉमन एंसेस्टर ओवर हियर, जिसके अंदर इन तीनों के ट्रेड्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ऐसे आप कई सारे क्लैडिस्टिक ट्री आप बना सकते हो, राइट, और इनको यूज करके आप बेसिकली समझ सकते हो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। समझ रहे हो आप बात को, जब आपके सामने ऐसा कोई क्लैडिस्टिक ट्री आए तो उसको देख के आप एक्चुअली में बता सकते हो दैट व्हाट इज द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ओवर हियर, या इन प्लांट्स के अंदर या इन एनिमल्स के अंदर आपका कॉमन एंसेस्टर कौन सा है, तो आप ये देख के आप बता सकते हो, राइट। तो क्या ये क्लैडिस्टिक वाला टर्म आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है, इज दिस टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, yes. Yes, sir. ओके, ठीक है, सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। सो क्लैडिस्टिक टर्म जब भी आएगा ना, तो पहले चीज आपने घबराना नहीं, आपने पहले याद रखना है कि इट इज सिमिलर टू द फाइलोजेनेटिक्स, इट इज सिमिलर टू फाइलोजेनेटिक्स। यहाँ पे भी आपको एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आपको पता चलता है, बस फर्क ये होता है कि आपको ये ट्री के फॉर्म में आपको देखने के लिए मिलता है, आपको ये ट्री के फॉर्म में देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर नाउ। यहाँ पे हमने ये चीज देख ली, तो हमने अभी तक देखे हमारे 3 टाइप्स ऑफ माय क्लास, फाइलोजेनेटिक्स, देन वी हैव सीन योर नेचुरल, एंड उसके पहले हमने देखा था यहाँ पे हमारा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। तो ये 3 चीजें हमने यहाँ पे देखी थी, ओके। अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे टेक्सोनॉमी की। अब टेक्सोनॉमी की जनरल डेफिनेशन तो आप लोग सब जानते हो, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, या आपकी जनरल डेफिनेशन है आपके यहाँ पे टेक्सोनॉमी की। दीज आर द 3 थिंग्स यू फाइंड हैपनिंग इन द टेक्सोनॉमी। एज अ टेक्सोनॉमिस्ट आपको ये चीजें यहाँ पे करनी पड़ती है, राइट, ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे आप 3 अलग अलग टाइप की टेक्सोनॉमी आप समझोगे। एक होता है आपका साइटोटेक्सोनॉमी, एक होता है कीमो, और एक होता है यहाँ पे न्यूमेरिकल। तो हम देखते हैं कि ये तीनों टर्म्स का मतलब क्या होता है, और इसके अंदर आप क्या क्या चीजों को आप स्टडी करते हो, ठीक है। एज अ टेक्सोनॉमिस्ट आपको ये सब चीजें करनी पड़ती है, तो आप जानते हो। इसमें 3 अलग अलग टाइप से, ये नाम आपके लिए थोड़े नए हैं, इनको हम यहाँ पे समझते हैं कि इसके अंदर आपको क्या देखने के लिए मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द साइटोटेक्सोनॉमी। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर। सो अज्यूम करते हैं आप में से कोई, लेट्स अज्यूम शालिनी एक साइटोटेक्सोनॉमिस्ट है, या एक टेक्सोनॉमिस्ट है जो साइटोटेक्सोनॉमी समझना चाहती है, या मैं कहूंगा कि शालिनी समवन हु इज एक्सपर्टीज इन, जो एक्सपर्ट है साइटोटेक्सोनॉमी के अंदर, शी इज एक्सपर्ट इन साइटोटेक्सोनॉमी। तो वो क्या करती होगी, उसका काम क्या होता होगा, वो हम यहाँ पे समझते हैं। सो एज अ शालिनी वो क्या क्या अंडरस्टैंड कर रही है, व्हाट आर द थिंग्स शी मस्ट बी स्टडीइंग, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। सो साइटोटेक्सोनॉमी के अंदर आप क्या क्या चीजों को यहाँ पे आप समझते हो, क्या 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 चीजों को आप अकाउंट में लेते हो, ये हम यहाँ पे देखते हैं। सो इन साइटोटेक्सोनॉमी यू टेक इनटू अकाउंट द सेल स्ट्रक्चर, आप सेल स्ट्रक्चर को यहाँ पे समझते हो, राइट। साइटो टर्म से समझ आता है कि हम यहाँ पे सेल की बात करेंगे, तो आप सेल स्ट्रक्चर को यहाँ पे समझते हो। देन आप समझते हो इसके अंदर क्रोमोसोमल नंबर को, यू अंडरस्टैंड द क्रोमोसोम नंबर, यू अंडरस्टैंड क्रोमोसोम कितने हैं उस सेल के अंदर, सो क्रोमोसोम नंबर को आप यहाँ पे समझते हो, राइट। यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि क्रोमोसोम्स का बिहेवियर क्या है, यू ऑल्सो अंडरस्टैंड द क्रोमोसोमल, या व्हाट यू कैन से क्रोमोसोमल बिहेवियर। अब क्रोमोसोमल बिहेवियर क्या होता है, ये हम इसको थोड़ा हम समझते हैं। क्रोमोसोमल बिहेवियर का मतलब यहाँ पे होता है कि आपके क्रोमोसोम कैसे बिहेव करते हैं जब मियोसिस हो रहा हो, तो जब मियोसिस होता है या जब आपका हो रहा होता है, ये क्रोमोसोम कैसे सेपरेट होते हैं, उसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल बिहेवियर। सो आप क्रोमोसोम के नंबर को आप समझते हो, क्रोमोसोम के बिहेवियर को आप समझते हो, इवन यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, राइट। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को आप यहाँ पे समझोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप काफी चीजों को आप यहाँ पे समझ रहे हो, यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी मच इन डिटेल अबाउट द क्रोमोसोम ओवर हियर, राइट।
यहाँ पे आप इवन उनके साइज को भी आप स्टडी करते हो। तो देखो, अगर आप एक साइटोटैक्सोनॉमिस्ट हो, या अगर मैं कहता हूँ कि शालिनी एक एक्सपर्ट है साइटोटैक्सोनॉमी के अंदर, तो वो क्या करेगी, वो सेल स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम के नंबर, क्रोमोसोम के बिहेवियर, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को वहां पे समझेगी एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्लांट्स को क्लासिफाई करेगी। तो किसी भी प्लांट को क्लासिफाई करने के पहले वो इन सब चीजों को यहाँ पे देखेगी और उन सब चीजों को समझने के बाद उन प्लांट्स को एक रिस्पेक्टिव ग्रुप में वो रखेगी। और यही काम होता है मेरे एक साइटोटैक्सोनॉमिस्ट का। दे टेक इनटू अकाउंट द सेल स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम बिहेवियर एंड आल्सो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, राइट। एंड इवन टू एन एक्सटेंट वो इवन स्टडी करते हैं आपका यहाँ पे क्रोमोसोम के साइज को, इवन वो यहाँ पे क्रोमोसोम के साइज को स्टडी करते हैं। क्योंकि याद रखना, कुछ प्लांट्स के अंदर क्रोमोसोम का नंबर ज्यादा होता है, कुछ के अंदर नंबर आपका कम होता है। जैसे जनरली देखा जाता है कि हर्ब्स के अंदर क्रोमोसोम का नंबर ज्यादा होता है एंड आपके वुडी प्लांट्स के अंदर क्रोमोसोम का नंबर थोड़ा कम होता है, राइट। तो इससे काफी चीजें बदल जाती है। इससे इवन प्लांट का साइज भी वहां पे आपका बदल जाता है, ठीक है। इवन आपके सेल का साइज भी वहां पे आपका बदल जाएगा। तो याद रखना, एज अ साइटोटैक्सोनॉमिस्ट आप इन सारे कैरेक्टर्स को आप स्टडी करोगे एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट अपने प्लांट्स को आप क्लासिफाई करना चालू करते हो। तो क्या ये आपको 3-4 पॉइंट्स आपको यहाँ पे समझ आ रहे हैं? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू डू एज अ साइटोटैक्सोनॉमिस्ट? पक्का? अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि हम उसे रिपीट कर देंगे। इफ देयर इज समथिंग यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देन प्लीज टेल मी सो दैट वी कैन रिपीट दैट थिंग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? ऑलराइट, ठीक है। सो दैट इज माय साइटोटैक्सोनॉमी ओवर हियर, राइट। उसके बाद एक और आपको यहाँ पे टर्म आपको मिलेगा देखने के लिए, यू हैव समथिंग नोन एज माय कीमोटैक्सोनॉमी। एक ये हम आज का टर्म देख लेते हैं एंड देन वी विल रैप इट अप। ये टर्म देखने के बाद विल जस्ट सॉल्व फ्यू क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेंगे एंड देन वी कैन रैप अप द क्लास। तो देखते हैं आपका कीमोटैक्सोनॉमी के अंदर आपको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल जाएगा। सो कीमोटैक्सोनॉमी के अंदर लेट्स अज्यूम वी हैव लेट्स से वंशिका एक एक्सपर्ट है कीमोटैक्सोनॉमी के अंदर। तो वो क्या करती होगी, वो क्या चीजों को यहाँ पे स्टडी करती होगी? तो वो सेल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, सो सेल्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट और आई वुड से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स विद इन द सेल। तो सेल के अंदर आपको कौन से टाइप के आपको केमिकल्स देखने के लिए मिलते हैं, उनको वो यहाँ पे स्टडी करेगी, उनको वो यहाँ पे समझेगी, उनको यहाँ पे वो अच्छे से स्टडी करेगी। सो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स विद इन द सेल, उनको वो यहाँ पे स्टडी किया। अब क्वेश्चन बात या सोचने वाली बात है कि हम किन केमिकल्स के यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो आई कैन गिव मेनी एग्जांपल्स। पहले हम बात कर सकते हैं जनरल बायोमोलिक्यूल्स की, लाइक योर प्रोटीन्स, या हम बात कर सकते हैं यहाँ पे अमाइनो एसिड्स, इनको आप स्टडी कर सकते हो, इनको आप देख सकते हो, इनको आप स्टडी करते हो बेसिकली। देन आप कई बार इसके अंदर स्टडी करते हो कि किस टाइप के पॉलीसेकेराइड मुझे मिल रहे हैं सेल के अंदर, किस टाइप के पॉलीसेकेराइड मिल रहे हैं मेरे सेल के अंदर, ये आप स्टडी करते हो। उसके साथ साथ यू ऑल्सो स्टडी सम केमिकल्स लाइक योर alkaloids, you study some chemicals like your carotenoids तो एक आपका पिगमेंट होता है, ये आप स्टडी कर लेते हो कई बार, राइट। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जो आपको हेल्प करेगा। सी, ये जो दो मेरे टर्म है ना, इनको हम इवन बोलते हैं एज अ मेटाबोलाइट्स, इनको हम इवन बोलते हैं एज अ मेटाबोलाइट। अब मेटाबोलाइट्स का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप ध्यान से सुनना है, आपको समझ आएगा। आपने पुदीना का प्लांट देखा है? पुदीना का प्लांट, पुदीना जो पुदीना को कभी आप स्मेल करना, उसमें अलग सी स्मेल आएगी, आपको एक अलग टाइप का स्मेल पुदीना के अंदर। वो जो स्मेल आपको मिल रहा है ना पुदीना के अंदर, पुदीना को इंग्लिश में आप बोलते हो यहाँ पे एज अ मिंट, राइट। ये जो आपको अलग सा जो स्मेल आपको मिल रहा है ना मिंट के अंदर, ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि उसके अंदर कुछ अलग टाइप के केमिकल्स हैं। यू हैव सम डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स इन दैट प्लांट, और वो केमिकल्स की वजह से आपको अलग सा स्मेल मिला है। तो उन केमिकल्स को हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ मेटाबोलाइट्स। तो पुदीना में कुछ ऐसे आपके मेटाबोलाइट्स है उस सेल्स के अंदर, जिससे एक अलग सा आपको कलर मिलता है, अलग सा आपको फ्रेग्रेंस मिलता है। तो होगा क्या कि जितने भी आपको प्लांट्स मिलेंगे जिनके अंदर ऐसी स्मेल आ रही होगी, उनको हम पकड़ के एक ग्रुप में डाल देंगे। और ये करने के लिए आपको उन सेल्स के अंदर कौन से मेटाबोलाइट्स मिल रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा एज अ कीमोटैक्सोनॉमिस्ट। तो एज अ कीमोटैक्सोनॉमिस्ट आप देखते हो कि यार इसके अंदर कौन से केमिकल है। अगर आपको 4 प्लांट दिख रहे हैं जिनके अंदर आपको सेम टाइप का केमिकल आपको मिल जाए या सेम टाइप का बायोमोलिक्यूल आपको वहां पे मिल जाए,
तो आप उन 4 प्लांट्स को एक ग्रुप में आप रख सकते हो, राइट। सिमिलर एग्जांपल में ले सकता हूँ लेमन ट्री का या लेमन प्लांट का। कभी आप लेमन के लीव्स को आप सूंघना या स्मेल करना, यू विल सी दे विल हैव अ डिस्टिंक्ट काइंड ऑफ स्मेल, उनका भी स्मेल एक अलग से ही होगा। Yes, sir. So that is also something because of some metabolites. वो भी क्यों है? Because of some kind of metabolites जो उसके अंदर आपको उन सेल्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जब आप इन सब चीजों को स्टडी करते हो, इनको स्टडी करने के बाद आप इनको रिस्पेक्टिव ग्रुप में आप रखोगे। दैट इज समथिंग नोन एज माय कीमोटेक्सोनॉमी। इस चीज को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कीमोटेक्सोनॉमी। सो ये कैरोटेनॉइड्स, एल्कलॉइड्स, ये जो मेरे मेटाबोलाइट्स हैं यहाँ पे, राइट, इनको आप यहाँ पे स्टडी करोगे, इनको आप देखोगे, फिर किस टाइप के पॉलीसेकेराइड है प्लांट के अंदर, किस टाइप के अमाइनो एसिड है, प्रोटीन से, इनको भी आप स्टडी करते हो। तो इन सारी चीजों को आप समझ के आप अपने प्लांट को क्लासिफाई करोगे एंड दैट इज कॉल्ड एज माय कीमोटेक्सोनॉमी। सो कीमोटेक्सोनॉमी के अंदर आप सेल के अंदर कौन से टाइप के केमिकल्स है, कौन से टाइप के बायोमोलिक्यूल्स है, कौन से टाइप के मेटाबोलाइट्स है, इनको आप स्टडी करते हो। अब क्या ये टर्म आपके सामने क्लियर है? इज दिस टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? कीमोटेक्सोनॉमी वाला? Yes, Is it sir. clear? Yes, sir. ठीक है, पक्का ऑल ऑफ यू सबको? Yes, sir. ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। तो ये हमने टर्म देखा। सो दैट इज माय कीमोटेक्सोनॉमी। इसके पहले हमने यहाँ पे देखा साइटोटेक्सोनॉमी, जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं क्रोमोसोम को हम स्टडी करते हैं, उनका नंबर, बिहेवियर, स्ट्रक्चर को हम स्टडी करेंगे, राइट, ये सब चीजों को हम अकाउंट में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट यहाँ पे देख लेते हैं। साइटोटेक्सोनॉमी में क्या लिखा हुआ है? दे यूज द साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ अ प्लांट इन क्लासिफिकेशन एंड इन सॉल्विंग द टेक्सोनॉमिकल प्रॉब्लम इज कॉल्ड द साइटोटेक्सोनॉमी, जो मैंने आपको डिटेल में वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, कीमोटेक्सोनॉमी it is basically based on the chemical constituents of the plant, like your alkaloids, carotenoids, tannin, polysaccharide, nucleic acid, fatty acid, amino acid, aromatic compound। तो कई सारे like इसमें आपके एग्जाम्पल आ जाते हैं। सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ पे याद नहीं रखने, कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप सारे एग्जाम्पल वाले याद रखो, बट इतना याद रखना कि इसका करा कैसे जाता है, लाइक व्हाट यू एक्चुअली डू इन अ कीमोटेक्सोनॉमी, ये जानना आपके लिए यहाँ पे जरूरी होगा, राइट। अब एक काम करते हैं, बिकॉज वी हैव अ टाइम कंस्ट्रेंट, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं। लेट्स ट्राई टू सी फ्यू क्वेश्चंस एंड यू क्विकली आंसर देम इन द चैट। आप इसका आंसर करेंगे आप चैट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे आंसर क्या होगा? ध्यान से पढ़िए, टेक योर 30 सेकंड्स एंड ट्राई टू आंसर दिस। सब लोग, मुझे सबके यहाँ पे आंसर आ रहे हैं, काफी डाउट मुझे यहाँ पे सबके आंसर आ रहे हैं और सबका आंसर यहाँ पे सेम है। दैट इज माई इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सो दिस इज गोइंग टू बी द नेम फॉर योर, this is what you study in the phylogenetic system of classification। ठीक है, all right। इसका आंसर आप अनम्यूट करके कर सकते हो। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय कार्लस लिनियस इज कॉल्ड एज व्हाट? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। चलो इसी तो आपने बता दिया, राइट, दैट्स द राइट आंसर। मुझे आप ये बताओ, आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? बोलो। Bentham and Hooker were the person who actually give you this kind of classification। ठीक है, कोई बता सकता है मुझे हैंड रेस करके? कोई मुझे हैंड रेस करके बता सकता है फाइलोजेनेटिक वाला किसने दिया था? हैंड रेस करना पड़ेगा लेकिन आपको। ठीक है, इसी तो आप बताइए किसने दिया था? एंगलर एंड प्रेंटल। एंगलर एंड प्रेंटल ने, बिल्कुल सी बेटा, एंगलर एंड प्रेंटल ने आपको दिया था phylogenetic system of classification। एंगलर एंड प्रेंटल were the one who actually give you this phylogenetic system of classification। बिल्कुल सही, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर आप अनम्यूट करके कर सकते हैं, फटाफट जोर से आंसर बताइए, इसका क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही, ये आपका यहाँ पे, हाँ जी, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपको दिया था आपका बेंथम एंड हुकर ने, बिल्कुल सही, राइट। देन टेल मी, अच्छा ध्यान, ये वाला तो नहीं कर पाएंगे आप, ये वाला ध्यान से देखिए और बताइए मुझे, ये भी आप कर सकते हो। Which of the following classification is known as a cladistic classification? बताइए। Number D, option 4, that is my phylogenetic system of your classification is something। Yes, D वाला आएगा, D वाला, ठीक है, और कोई नहीं आएगा। phylogenetic system of classification हम बोलते हैं आप as a cladistic classification। और मुझे ये भी बता दीजिए कि अगर आप cladistic classification अगर आप देख रहे हो तो आपके सामने किस टाइप का पिक्चर बनता है? What kind of picture you? आपको ऐसे ट्री आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम इवन कहते हैं एज अ phylogenetic ट्री भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ अब ये क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है और आंसर करना है, राइट। लेकिन इसका आंसर आप करेंगे अपने आप को अनम्यूट करके,
नहीं सॉरी, आप हैंड रेज करके, यू हैव टू रेज योर हैंड टू आंसर दिस. सो देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पे, ध्यान से स्टेटमेंट को आप यहाँ पे देखिएगा एंड ट्राई टू आंसर दिस. ठीक है, वी हैव सम हैंड रेज्ड ओवर हियर, जरा देखिए किन किन का हैंड यहाँ पे रेज्ड है. ओके सानिया, सानिया आप बताइए कि आपको इसके अंदर सही आंसर यहाँ पे क्या लग रहा है. कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सबसे ज्यादा इनकरेक्ट है? जैसे सानिया नहीं बता रही. कशिश कपूर आप बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे है इनकरेक्ट, बताइए. Option 4, most acceptable classification. ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ऑप्शन 4 आपका जो यहाँ पे है वो आपका है यहाँ पे इनकरेक्ट, आप ये कह रहे हैं. कितने लोग कहते हैं कि ऑप्शन 4 यहाँ पे सही आंसर है? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट? अब अनम्यूट करके बोल सकते हो आप. हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट कि क्वेश्चन 4 आपका यहाँ पे ऑप्शन 3, 4, 4. 4. पूरी करें सब लोग यहाँ पे 4 ही करें. चलिए एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं. चूज द Option 3. अरे सुनो अब देखो. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. इसका आंसर ऑप्शन 4 ही है, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल नहीं था. याद रखना, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन आपका, हाँ जी, ये एक्सेप्टेबल नहीं था. और वो एक्सेप्टेबल इसलिए था क्योंकि उन्होंने काफी सारी एक दो गड़बड़ की थी इन लोगों ने. कार्लोस लिनियस, दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल. बाकी 3 जो यहाँ पे स्टेटमेंट में था वो यहाँ पे सही है. लिनियस ने दिया था, लिनियस इक्वल वेटेज दे रहा था आपके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को, राइट, एंड इट वाज बेस्ड ऑन फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. ये बात भी आपके यहाँ पे सही है. तो 3 स्टेटमेंट आपके यहाँ पे जाती है सही, एंड दैट इज व्हाई दिस इज नॉट समथिंग व्हिच वाज एक्सेप्टेबल. ठीक है, चलिए इसका आंसर आप दे सकते हो अनम्यूट करके, जोर से सब लोग आंसर देंगे इसका. कीमोटेक्सोनॉमी इज कनेक्टेड विद व्हाट, बताइए. Classification of chemicals. Classification of chemical found in plants. राइट, बिल्कुल सही. सो ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल्स फाउंड इन प्लांट्स. सो यस, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू डू दैट. और क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर को जो यूज करके हम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? Cytotaxonomy. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. दैट इज कॉल्ड एज माय साइटोटैक्सोनॉमी. ठीक है, यस, दैट्स गोइंग टू बी राइट. बहुत बढ़िया. यस, सो दीस आर द फ्यू क्वेश्चंस वी हैव सीन. ठीक है, कल हम लोग जब हम लोग परसों वापस मिलेंगे, सो हम हमारा एक न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी वो से हम कवर करेंगे फटाफट, एंड देन विल स्टार्ट विद द एल्गे. विल स्टार्ट डूइंग द एल्गे वाला, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस विद द एल्गे एंड व्हाट इज टू बी अंडरस्टूड इन एल्गे. ठीक है, सो कल से मंडे से हम एल्गे भी पढ़ेंगे, और एक क्लासिफिकेशन आप यहाँ पे बात की न्यूमेरिकल जो बहुत सिंपल है वो हम एक बार देख लेंगे. राइट, तो यहाँ पे हमने लगभग 5 से 6 क्वेश्चन देखे. ठीक है, सो मैं आपको असाइनमेंट के अंदर जो दूंगा ये क्वेश्चंस तो नहीं होंगे. बेसिकली जो आपको असाइनमेंट मिलेगा, असाइनमेंट के अंदर आपको यू वोंट गेट क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन. अगर आप इतने कर पा रहे हो देन आई एम वेरी श्योर कि आप असाइनमेंट के अंदर वो आप कर पाओगे. सो विल बेसिकली स्टार्टिंग द असाइनमेंट विद द एल्गे ओनली. ठीक है, नाउ बिफोर वी रैप अप द क्लास, इसके पहले कि हम लोग हमारा क्लास खत्म करें यहाँ पे, आप लोग मुझे